Hello dear students, welcome back to another exciting video of Dream Big Classes। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इनको स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम जान सकें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, इनके क्या क्या यूजेज है और ये किस तरीके से हमारे हार्मफुल है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये हमारे फ्रेंड और फो कैसे हैं। अब फ्रेंड तो सबको पता होता है कि ये हमारे दोस्त है, पर ये हमारे फो भी हैं, क्योंकि फो का मतलब होता है एनिमी। हाँ माय फ्रेंड्स, ये हमारे दुश्मन भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और थरली जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते तो बहुत छोटे हैं, पर ये हमारे नेचर में हमारे ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हम जान लेंगे, पर उससे पहले हमें यह जानना है कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कोई भी प्लांट, एनिमल या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, जैसे मैं हूं, कोई पेड़ है या कोई कैट या डॉग, ये सब हमारे अराउंड प्रेजेंट है और ये सब ऑर्गेनिजम्स में गिने जाते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं कि मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए मुझे कोई भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। और वहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए मुझे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, चलिए जानते हैं और डेप्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। ये इतने छोटे हैं कि हम इनको बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के देख ही नहीं पाते। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या? ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में और डेप्थ में जानते हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब आप सोचोगे कि फंगस है, फंगस आपने ब्रेड पे तो देखी होती है, अब तो मैं तो उसको देख सकता हूं फंगस को, तो वो ऐसा क्यों है? मुझे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो वो फंगस एक एक्सेप्शनल तौर पे कॉलोनीज में प्रेजेंट है। कॉलोनीज में प्रेजेंट होने के कारण वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो वरना हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, तो ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, हम जब उनको माइक्रोस्कोप्स के नीचे देखते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अब हमारे अराउंड इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, तो हम इनको ऐसे तो स्टडी कर नहीं सकते थे। इनकी स्टडी करने के लिए और इनके यूजेज, बेनिफिट्स और हार्मफुल चीजें जानने के लिए हमने इनको कर दिया क्लासिफाई। क्लासिफाई 4 ग्रुप्स में किया मेजरली, जो कि है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और सम एल्गेज। सारे एल्गेज नहीं, सिर्फ सम एल्गेज, जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम उनको बहुत छोटा देखते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहां पे हम उनके सिर्फ एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। बैक्टीरिया टाइप्स ऑफ क्या है? स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रोड बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि ये स्पाइरल शेप में है इसीलिए हमने इसका नाम स्पाइरल बैक्टीरिया रखा, और ये सिलेंड्रिकल रोड शेप में है इसीलिए हमने इसका नाम रोड बैक्टीरिया रखा, ताकि आपको याद रखने में भी इजी हो और आप इनके एग्जांपल्स को अच्छे से लिख भी पाए एग्जाम में। ओके माय फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्गे। अब हमने वो एल्गे देखनी है जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखती हैं। ठीक है, तो इनमें हम एग्जांपल लेते हैं कैलिमिजोमनास और स्पाइरोगैरा का। अब स्पाइरोगैरा का याद रखने का तरीका क्या है कि इसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप की है, इसीलिए इसका नाम स्पाइरोगैरा है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप कंसीडर करते हैं हम? ठीक है, फर्स्ट इज अमीबा। अमीबा तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होता है, 6-7 क्लास में आपने अमीबा पढ़ के आए हो। ठीक है, और उसका दूसरा एग्जांपल है पैरामीशियम। अगर आपको पैरामीशियम याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी मैं आपको बताता हूं एक इजी ट्रिक।
हम पढ़ते हैं P फॉर प्रोटोजोआ। तो इसी को याद रखने के लिए आप इजीली पढ़ सकते हो P फॉर पैरामीशियम, P फॉर प्रोटोजोआ एंड P फॉर पैरामीशियम। यही छोटे छोटे निमोनिक्स आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं इन चीजों को मेमोराइज करने के लिए। ओके माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इतने सारे हमारे अराउंड प्रेजेंट है, हमें दिखते भी नहीं है, तो ये प्रेजेंट है कहाँ, ये कहाँ रहते हैं, तो चलिए जानते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि फंगस। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि सिंगल सेलुलर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर कुछ एल्गे ऐसी होती हैं जो कि सिंगल सेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। ओके, तो एल्गे इज एन एक्सेप्शन कि आप ये को याद रखना है कि वो सिंगल सेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं और डेजर्ट वाले क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह प्रेजेंट है हमारे अराउंड। ठीक है, ये हमारी इवन की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। हमें ये तो नहीं पता, अभी आपने कभी सुना होगा किसी से कि बॉडी में कीड़े पड़ गए, बच्चे को किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, वो बोलते हैं कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं और उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरी बॉडी पे भी ग्रो करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माय फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं, हमें इनसे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले ये किस चीज में यूजेबल होते हैं, ये फूड प्रोडक्शन में यूजेबल होते हैं। फूड प्रोडक्शन जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा बनाने में। ठीक है माय फ्रेंड्स, अनदर पॉइंट इज कि ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया को फिक्स करने में बहुत यूजेबल है। ठीक है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है। ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि डीकंपोज करने लायक होता है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके डीकंपोजिशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनको हार्मलेस मैन्योर या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मैन्योर और फर्टिलाइजर जब हम अपने फील्ड्स में यूज करते हैं तो उसमें फील्ड की यील्ड बढ़ जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो है ना कितने यूजफुल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज, तो इनके यूज में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे हेल्पफुल है। तो ये एक स्पेशल बैक्टीरिया फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये मिल्क के अंदर जाके कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, और सिर्फ बैक्टीरिया इन्हीं सब चीजों में नहीं, ये चीज बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ ब्रेड। कभी आपने घर पे ब्रेड बनाई होगी या कभी किसी बेकरी पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटा सा डो रखते हैं और थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो उसमें ऐसा क्या ऐड करते हैं कि जिसके कारण वो डो बहुत ज्यादा राइस कर देता है, ब्रेड को फ्लफी बना देता है। तो चलिए जानते हैं, उसमें ऐड करते हैं हम यीस्ट। यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंगस। यीस्ट को जब हम डो में ऐड करते हैं तो वो रेस्पायर करता है। रेस्पायर जब करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब डो में प्रोड्यूस होती है तो वो डो के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। इसी के कारण हमारी ब्रेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम बना सकते हैं ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। लगते हैं ना आपको भी बहुत डिलीशियस। तो इसी के पीछे जो कॉज है वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे यूजफुल है। कमर्शियली ये हमें अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें अल्कोहल और वाइन बनानी होती है तो हम इनको नेचुरल शुगर्स में ऐड करते हैं वाटर के साथ। नेचुरल शुगर्स की आउटर स्किन पे ये ग्रो करते हैं और बाय प्रोडक्ट ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल का। ठीक है, इसीलिए ये अल्कोहल इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूजेबल है और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन सुनने में बहुत नया है, तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोसेस है क्या विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी क्या है, तो आप अपने घर या स्कूल में भी ये
परफॉर्म कर सकते हैं। आप 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए, उसको 3/4 भरिए, उसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऐड कीजिए शुगर, ठीक है, और ½ टेबलस्पून ऐड कीजिए यीस्ट। अब इसको किसी वार्म क्लॉथ से ढक दीजिए और 4-5 घंटे के लिए साइड में कर दीजिए। तो क्या होगा, यही तो हमने सोचना है और देख के ऑब्जर्व करना है। तो वो जो उसमें से स्मेल निकलेगी वो होगी अल्कोहल की। अल्कोहल हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया फर्मेंटेशन का, ठीक है। तो ये फंक्शन परफॉर्म किसने किया, यीस्ट ने। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये कमर्शियली यूजेज ऑफ अल्कोहल या वाइन या एसिटिक एसिड बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है वो हमारे लिए और बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए मेडिसिन बनाने में भी बहुत काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा कफ होती है या फिर आपको बहुत ज्यादा स्नीजीज आ रही होती हैं, तो आप डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे देता है। एंटीबायोटिक्स, अब ये क्या है, एंटीबायोटिक मतलब एंटी लाइफ। अगर ये एंटी लाइफ है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होने चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों नहीं है, ये हार्मफुल तो है पर उन लाइफ के लिए जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए तो प्रो लाइफ है, मतलब कि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये मेडिसिन जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देते हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। हम पढ़ेंगे अब इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे अराउंड मिलते हैं और जिनको हम बीमारियों में कंज्यूम करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और उसमें एंटीबायोटिक्स लिख देता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स हमारे लिए तो लाइफ सेवर है। ओके, तो अब हमें इनका यूज सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, हम पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के खानों में मिला के उनको भी ये एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि हमें उनकी डिसीजेस का पता चल सके और हम प्लांट डिसीजेस को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। ओके, तो एंटीबायोटिक्स तो हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, तो वैक्सीनेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में वीक पैथोजन को इंजेक्ट कर देते हैं। ये हम इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या हम इनको ऑरली भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये वीक पैथोजेंस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम से फाइट करते हैं, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इससे फाइट करती है और इनको एज अ मेमोरी अपने ब्रेन में स्टोर कर लेती है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन स्ट्रांग होकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब इनकी मेमोरी ही इनको उनसे लड़ने के लिए तैयार करती है। इसीलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप्ड है। और जब हम बचपन में वैक्सीनेशन लगवाते हैं, बचपन में आपने सुना ही होगा कि पोलियो की 2 ड्रॉप्स लगती हैं, वो क्या होती हैं, वैक्सीनेशन ही तो होती हैं, ठीक है। वो पोलियो की ड्रॉप्स, आपने अमिताभ बच्चन की एड देखी होगी टीवी पे, उसमें बोलता है 2 बूंद जिंदगी के। वो पोलियो के 2 ड्रॉप्स क्या है, वैक्सीनेशन ही है, जो हमें पोलियो वायरस से बचाते हैं, ठीक है। अगर हम वो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो हम बचपन में कंज्यूम नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर हमें कभी भी पोलियो वायरस अटैक कर सकता है और आपको पता ही है उससे हम हैंडीकैप भी हो सकते हैं। इसीलिए इतनी सीरियस डिसीजेस भी हमें कॉज कर सकती हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके माय फ्रेंड्स, तो एडवर्ड जेनर एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वैक्सीन को इन्वेंट किया। उन्होंने सबसे पहले जिस डिसीजेस के अगेंस्ट इसको इन्वेंट किया वो थी स्मॉल पॉक्स, और उसी के कारण उन्होंने उस वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से पूरी तरह इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट मतलब पूरी तरह खत्म ही कर दिया। अब हमारे अराउंड कभी भी स्मॉल पॉक्स के हमें केसेस देखने को नहीं मिलते ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो ये तो हमारे लिए एक चमत्कार के तरह ही काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं हमें कि वो खत्म ही नहीं हो रहे। तो अगला बेनिफिट क्या है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है।
ये कैसे करता है कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इसके बारे में हम लेक्चर के एंड में और डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो अब हम बहुत बात कर ली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे हेल्पफुल हैं, पर ये हमारे फो भी हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, फो मतलब एनिमी, तो ये हमारे दुश्मन कैसे हैं, तो चलिए जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसीज कॉज कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करके हमें डिसीज कॉज कर देते हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हैं। सिर्फ इसके बेनिफिट्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हैं और ये बहुत ज्यादा सीरियस डिसीजेस भी कॉज कर सकते हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजेंस होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं? थ्रू द एयर वी ब्रीथ, थ्रू द फूड वी ईट और थ्रू द वाटर वी ड्रिंक। इन्हीं मीन्स से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और या फिर कभी किसी पर्सन को डिसीज हो और हम उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं, तो भी ये हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसीलिए बार बार हाथ धोना, या कोविड में आपने देखा होगा हम मास्क लगा के घूम रहे थे, ये क्यों? ये सब प्रिकॉशंस होते हैं इन डिसीजेस से बचने के लिए। तो ऐसी डिसीज जो किसी इंफेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। तो इसके क्या एग्जांपल्स हैं? कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो एक इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं। इसीलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि बार बार अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, स्नीज लेते वक्त अपने हैंड्स को कवर रखना चाहिए, गार्बेज एरियाज में सैनिटेशन की हमको रखना चाहिए कि वहां पे हमेशा साफ सफाई रहे। और हम और क्या कर सकते हैं? और हमें वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए बचपन में, ताकि हम उस डिसीज से अपने आप को बचा सकें। ओके, वही कि जब कोई किसी को कॉमन कोल्ड होता है, वो स्नीज करता है और वो फिर आपसे आके हैंडशेक कर ले, तो वो डिसीजेस आप में भी आ सकती हैं। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ ऐसे ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं फैल रहे, कुछ इंसेक्ट्स भी हेल्प कर रहे हैं इन डिसीजेस को फैलने के लिए। तो कैसे जानते हैं? जैसे कि आपने एक हाउस फ्लाई देखी, वो हमारे घर में घूमती रहती है ना। तो आपको पता है कि उस एक सिंगल हाउस फ्लाई से हमें 30 टाइप्स के डेडली डिसीजेस हो सकते हैं। तो कभी आपने सोचा था कि ये हाउस फ्लाई हमारे लिए इतनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है? वो हाउस फ्लाई क्या करती है? वो जाके गार्बेज पे बैठती है या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, फिर क्या करती है? वो हमारे फूड पे आके बैठ जाती है, हमारी बॉडी पे आके बैठ जाती है, और वो हमारे फूड को या हमें हमारी बॉडी को कंटेमिनेट कर देती है। वो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाती है और हमारे फूड पे या वाटर पे या हमारी बॉडी पे आके छोड़ देती है, ठीक है। वो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, तो वो अंदर जाके डिसीजेस कॉज करते हैं। इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो केस में हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? इस केस में हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि हमको फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। ओके, अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को हमेशा सैनिटाइज रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा मच्छर हमें कैसे डिसीज कॉज कर रहा है। ये छोटे से मच्छर से हमें कितनी ज्यादा डेडली डिसीजेस कॉज हो सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब कॉमनली आपने सुना ही होगा, चिकन पॉक्स, डेंगू, मलेरिया, इतनी ज्यादा डिसीजेस मस्कीटो से फैल रही हैं, ठीक है। तो ये मस्कीटो क्या करता है कि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट कर देता है अपनी बाइट से, ठीक है। जब ये हमें बाइट करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिसीज कॉज हो जाती है। कॉमनली हम इसमें पढ़ते हैं मलेरिया को, ठीक है। तो अगर हम मस्कीटो की ग्रोथ को ही कंट्रोल कर लेंगे तो हम इनकी डिसीजेस से भी बच सकते हैं। कैसे?
कहीं भी हम स्टेगनेट वाटर देख रहे हैं तो उसको स्टेगनेट नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है। हमें अपने घरों में वायर मैशेज वाले डोर को इंस्टॉल करना चाहिए, मस्कीटो रेपेलेंट लगाने चाहिए, ठीक है। इन्हीं सब मीन से हम मस्कीटो की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी किसी कूलर टायर में है ना पानी रह जाता है तो हमें उसको भी उसी वक्त डिस्पोज आउट कर देना चाहिए ताकि वहां पे पानी स्टेगनेंट ना रहे। अगर पानी स्टेगनेंट रहेगा तो उसमें मस्कीटो की ग्रोथ होगी। इसीलिए कहीं भी वाटर को स्टेगनेंट रहने नहीं देना है और हर जगह साफ सफाई रखनी है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे, क्लीनलीनेस रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और ना ही सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कॉज करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं जो इनको ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कंट्रोल होंगे, उनकी ग्रोथ भी कंट्रोल होगी। इसीलिए हमें क्लीनलीनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हेल्थ अगर चाहिए तो उसके लिए हाइजीन भी होना चाहिए, ओके। तो फिर माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एक और प्रोसेस इन्वेंट हुआ जिसका नाम था पेस्चराइजेशन। ये किसने इन्वेंट किया था? लुई पैस्चर ने। किसने? लुई पैस्चर ने। ये साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। पेस्चर, आप कोई मिल्क है आपने पढ़ा होगा कभी, आप अमूल या कोई ऐसा मिल्क लेके आते हैं अपने घर जो पैक्ड होता है, उस पर लिखा होता है कई बार पेस्चराइज्ड मिल्क। तो कभी आपने सोचा कि पेस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या है? वो मिल्क आप बिना बॉईल किए डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो जानते हैं कैसे, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन प्रोसेस क्या है? पेस्चराइजेशन प्रोसेस में हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और उसके बाद उसको 15 to 30 सेकेंड्स के लिए एकदम से कूल कर देते हैं। इसके कारण उस मिल्क को एक शॉक थेरेपी मिलती है जिसके कारण उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण मिल्क में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती और हम मिल्क को ऐसे ही कंज्यूम कर पाते हैं। वरना आपको पता है जब भी हमारे घर में मिल्क आता है हम उसको पहले बॉईल करते हैं, फिर थोड़ी देर हम उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। पर जो पेस्चराइज मिल्क है हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इसको किसने इन्वेंट किया था? लुई पैस्चर ने, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा हमारी किचन में बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है। उन फूड प्रोडक्ट्स को हम कैसे माइक्रोब्स के अटैक से बचा सकते हैं, तो यही हम जानेंगे कि अगर हम उनकी अच्छे से स्टोरेज और पैकिंग करें तो हम उनको माइक्रोबियल ग्रोथ से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, अगर हम उनको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें तो उनपे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और वो खराब हो जाते हैं और आपको उनको फेंकना पड़ता है, आप उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्हीं को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम उनकी स्टोरेज और पैकेजिंग अच्छी करेंगे और हम उनको ऐसे टेम्परेचर पे रखेंगे जहां पे उनपे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। हमने देखा ही है कई बार हम ड्राई फ्रूट्स को पैक करके फ्रीजर्स में रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के मम्मा क्या करती है कि आटे को बाहर नहीं रखती, ज्यादा देर फ्रिज में रखती है, क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा देर बाहर रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। इवन की ब्रेड भी आप अगर 2 दिन बाहर छोड़ो तो उस पर फंगल ग्रोथ हो जाती है। इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनकी अच्छे से स्टोरेज कर सकते हैं या फिर अच्छे से उनको पैक कर सकते हैं। हम वेजिटेबल्स भी बाहर से लाते हैं, अगर हम उनको फ्रिज में ना रखें, एक रात भी बाहर छोड़ दें तो वो क्या होता है, अगले दिन खराब होती है, वो हम उनको नहीं कुक कर सकते। क्यों? क्योंकि उनपे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए उनकी स्टोरेज और पैकेजिंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देंगे तो हम उनको ज्यादा टाइम तक कंज्यूम कर पाएंगे, ओके। अब आया मेजर टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। हमने पढ़ा था ना कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, तो वो नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं यही हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है और सबसे मेजरली गैस कौन सी प्रेजेंट है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सबसे मेजरली गैस कौन सी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है जब वो हमारी सॉइल के अंदर एंटर करती है, अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी सॉइल के अंदर कैसे एंटर कर सकती है? थ्रू लाइटनिंग और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ठीक है। ये दो मीन्स होते हैं जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर एंटर करती है। सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रोकैरियोट लिखा है जिसका मतलब है बैक्टीरिया, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बैक्टीरिया।
तो वो जब सॉइल के अंदर एंटर करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। वो अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर उन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को कौन कंज्यूम करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो प्लांट्स जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स जब मर जाते हैं या उनको एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं तो वो डिकम्पोजिशन के थ्रू उनमें प्रेजेंट नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स फिर से सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। फिर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं डीनाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स। डीनाइट्रीफाइंग प्रोकैरियोट्स क्या है? वो प्रोकैरियोट्स जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिससे जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब हमने साइकिल तो कंप्लीट कर दी, पर हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमने अमोनिया को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको कंज्यूम करने के लिए उनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स ने क्या किया? इनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये था आपका चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और ड्रीम बिग की और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।